दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। दोस्तों, मैं सबसे पहले आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली में मेरा फोकस सिर्फ यूपीएससी है और बाकी अदर एग्ज़ाम भी मेरा फोकस है, बट मैं अधिकतर यूपीएससी पर फोकस करवा रहा हूँ आप सभी को। आप सभी को वही चीज़ें पढ़ना चाहिए जो चीज़ें कंटेंट में होती हैं, यानी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं प्री के लिए या मेंस के लिए। तो आइए सबसे पहले आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, संविधान क्यों चाहिए, पहली बात आपके दिमाग में यह आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज में, जिसमें वह सभी बातें लिखी गई हैं जो एक देश में शासन करने के लिए या उस देश में अधिकार करने के लिए, उस देश में राज करने के लिए या वहाँ के लोगों का विकास करने के लिए सब चीज़ें होनी चाहिए। क्यों? कंसेंसस बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक दूसरे के बीच में कि कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम नहीं कर सकता है, यह सब चीज़ बातों को डालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो सबसे पहले प्रियम्बल को अपन देखते हैं। आपको दोस्तों दो बातें याद यहाँ पर रखनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अंतिम में इसको डाला गया था। और सबसे अंतिम में डाला गया, इसका मतलब यह नहीं कि इस पर वोटिंग नहीं हुआ, डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। बिल्कुल, इसमें वोटिंग भी हुआ है, इसमें डिबेट डिस्कशन भी हुआ है। और संविधान में इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, मतलब संविधान इसके हिसाब से नहीं बना है। संविधान कैसा बना है वो चीज़ दिखाने के लिए इसमें दिया गया है, ना कि संविधान। कभी अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा दोस्तों। यूपीएससी बहुत ही दिमाग से क्वेश्चन खेलता है। तो सबसे पहले आइए अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अमेरिका के संविधान को अपन देख रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या हो रहा था, प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में लिया गया, इसके बाद अन्य देशों में अपनाया, भारत भी उसमें से एक है। और याद रखना दोस्तों, इसको संविधान क्या क्या कहते हैं? परिचय कहते हैं, इंट्रोडक्शंस कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि संविधान के बारे में अगर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आपको प्रस्तावना पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि संविधान का सोर्स क्या है, संविधान किन लोगों से मिलकर बनाया गया और संविधान की क्या विशेषताएं हैं और संविधान बनाने का मकसद क्या है, हम संविधान बनाने के बाद क्या चीज़ें देखना चाहते हैं या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, वो सब बातें हमारे भारतीय संविधान में बिल्कुल भी लिखी गई। इसीलिए इसको संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। न्यायपालिका वाले ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं, दोस्तों याद रखना, ये संविधान का परिचय पत्र है हमारा प्रस्तावना, ना कि मूल अधिकार है, ना कि मूल कर्तव्य है, ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान का प्रस्तावना ही क्या है? हमारा परिचय पत्र है। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मतलब जो भारतीय संविधान बनाया गया है ना, वो जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव हैं, उसके आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया है। क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है? दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और एक बार संशोधन हो चुका है 42nd अमेंडमेंट 1976 को। और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आपको ये बात याद रखनी है, कभी यूपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1976 को। और पूछ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें जोड़ी गई, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऐसा क्यों? समाजवादी क्या भारत में पहले से नहीं था? बिल्कुल, भारत के संविधान में पहले से समाजवादी वाली विशेषताएं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि लिखने के बाद क्या भरोसा हो जाता है, लिस्ट हो जाता है कि कौन कौन सी बातें समाजवादी में आती हैं। और धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, ये भारतीय संविधान में पहले से था, फिर भी इसको जोड़ा गया। और ये प्रस्तावना में भी पहले से ही था, ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रस्तावना में पहले से नहीं था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब, सबसे प्रमुख मतलब ये होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। अखंडता का मतलब भारत एक अखंड पार्ट है जिसको कभी अलग नहीं किया जा सकता, वह भारत के सभी नागरिकों से मिलकर के बना हुआ, सभी लोगों से मिलकर के बना हुआ। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु। अपने वर्तमान स्वरूप के प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। अभी का जो है प्रस्तावना, जिस हिसाब से हम भारत के लोग
याद रखना दोस्तों, प्रस्तावना किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बता रहा है कि भारत के लोगों से, ना कि मूल अधिकार से, ना कि नीति निर्देशक तत्व से। याद रखना दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रस्तावना के 4 मूल तत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत के लोगों। कहाँ से संविधान अपना शक्ति ग्रहण करता है, सरकार से, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। याद रखना, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग हो सकता है। प्रस्तावना कहाँ से अपना पावर अधिग्रहण करता है, भारत के लोगों से। कहाँ से, भारत के लोगों से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को, ना कि किसी एक को, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और न्याय सबसे पहले इसलिए डाला गया था क्योंकि न्याय, किसी भी देश के लिए न्याय बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, और वह सभी चीज़ों से हटकर होती है, या सभी चीज़ों से अलग होती है, या वो सबसे पहले होती है। जैसे कि हम बता रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष पहले से डाला गया था, जैसे कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास, ये क्या है, एक प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता है, या धर्मनिरपेक्षता की विचार है, या धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं हैं। तो पहले से ही भारतीय संविधान में था। अगर यूपीएससी पे ऐसा पूछता है कि धर्मनिरपेक्षता की संविधान 1976 में डाला गया, तो बिल्कुल पहले से कुछ भी नहीं था, तो रॉन्ग है, क्योंकि पहले से हमारे भारतीय प्रस्तावना में आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें थी। प्रतिष्ठा, अवसर की समता को प्राप्त कराने वाला तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, दोस्तों याद रखना है 26 नवंबर 1949 है, ना कि 26 जनवरी 1950 है। दोस्तों यूपीएससी बहुत ऐसा गंदा फंदा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, आपको दिमाग में ये बातें बिल्कुल भी याद रखनी पड़ेगी। 49 है। आइए दोस्तों ठेठ भाषा में समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले भारतीय संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। तो कहाँ से वो ग्रहण करता है, भारत के लोगों से। भारत की प्रकृति यानी संविधान जो बना है उसमें भारत की कैसी विशेषताएं थी, या संविधान की क्या विशेषताएं हैं, वो चीज़ें डाली गई। कैसा होगा, संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक होगा, और राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। और संविधान के गोल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है, बंधुत्व है। संविधान लागू होने की तिथि क्या है, 1949। आपको दोस्तों याद ये रखना है कि प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। पहला अधिकार का स्रोत है, उसमें भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संविधान क्या चीज़ें हासिल करना चाहता है, और संविधान लागू होने की तिथि दिया गया है, ना कि 26 नवंबर 1949 दिया गया है, 26 जनवरी 1950 नहीं दिया गया है। याद रखना, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आप अपना निर्णय खुद कर सकते हैं, आप खुद कानून बना सकते हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि भारत का जो संविधान है उसमें सरकार भी कुछ चीज़ों का नियंत्रण कर सकती है और जनता भी कुछ चीज़ों का नियंत्रण कर सकती है। और यह पहले इसलिए नहीं डाला गया था कि समाजवादी का मतलब यह भी होता है कि जनता पर नियंत्रण करना, जनता पर कंट्रोल करना, जनता पर रेगुलेशन करना। लेकिन ऐसा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वह चाहते थे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए समाजवादी नहीं डाला जाए, क्योंकि भारत के लोग खुद समझदार हैं, वो खुद समझते हैं कि क्या चीज़ें होना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब होता है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो इसका प्रमुख होता है वो चुनाव के जरिए होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, याद रखना दोस्तों, न्याय एक बहुत बड़ी चीज़ है। सामाजिक आधार पर आप चाहे जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे आप अमीर हो गरीब हो, सबको आपको, आर्थिक से आप कुछ भी हो फिर भी आपको न्याय मिलेगा। राजनीतिक मतलब आप किसी भी अफसर में जा सकते हैं, किसी ऑफिस में जा सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, और ये न्याय है। आप अपना विचार रख सकते हैं, आप अपना अभिव्यक्ति रख सकते हैं, आप जिस दम पे विश्वास करते हैं उसके आधार पर आप अपना काम कर सकते हैं, और आप अपना बिलीफ को अपने हिसाब से कह सकते हो। और डिग्निटी है, भारतीय संविधान में क्या है, डिग्निटी है। डिग्निटी का मतलब यह होता है, डिग्निटी का मतलब यह होता है कि आप के काम के या आपके कार्य की क्या है, कुछ न कुछ डिग्निटी है। जैसे कि एक आदमी कोई काम कर रहा है या पढ़ा रहा है तो उसके उस काम के प्रति उसकी डिग्निटी है। एक आदमी कुछ काम कर रहा है, जैसे कि सूज बेच रहा है, तो आप उसको पैसा खड़े खड़े या फेंक के नहीं दे सकते, क्योंकि उसके काम की भी डिग्निटी है, चाहे वो कुछ भी कर रहा होगा। अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए क्या है, अवसर की समता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, न इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन, वंश आदि के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। यह हमारे भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं।
व्यक्ति की गरिमा होगी, हर एक व्यक्ति सिर ऊँचा उठा कर जिएगा। राष्ट्र की एकता है, राष्ट्र में सभी लोग एक हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म का आदमी हो। बंधुत्व को बढ़ाना है, मतलब कि भाईचारा, आपस में भाईचारा बढ़ाना है, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना है। ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं हैं और भारतीय संविधान की भी यह कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी गई हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारतीय प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं शामिल हैं, और इसके अधिकार के स्रोत क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि आप जान ही चुके हैं, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, और इसके उद्देश्य क्या है और इसका तिथि क्या है। बहुत ही ध्यान से इसको देखना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपना कानून खुद ही लागू कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। वो चाहे इंडिया के अंदर होगा, चाहे यहाँ पर इंडिया के बाहर अरब सागर में होगा, या बंगाल की खाड़ी में होगा, या पाकिस्तान के साथ आपके कैसे रिलेशन रखने हैं, चाइना के साथ कैसे रिलेशन रखने, या दुनिया के साथ कैसे रिलेशन रखने, या भारत में कौन से कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, वह सब बातें संप्रभुता है। और भारतीय संविधान क्या है, एक संप्रभु है। भारतीय संविधान क्या है, संप्रभु है। मतलब ये अपने आप हमारी सरकार या हमारी जनता डिसाइड कर सकती है, इस पर किसी का राज या बस नहीं चलेगा। यही सब बातें इसमें लिखी गई है। संप्रभु का आशय, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। अपने मामलों का, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश का राजा या इंग्लैंड का राजा भारत के अंदर आएगा तो उसकी जो मतलब प्रतिष्ठा होगी वो हमारे राष्ट्रपति से ऊपर होगी, तो बिल्कुल भी वो रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। भारत भला ही से राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर लिया है, बट वह भारतीय संप्रभुता को प्रभावित बिल्कुल भी नहीं करता है। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में, भारत अपना निर्णय खुद कर सकता है। दुनिया के देश ये नहीं कह सकते कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। भारत एक संप्रभु है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी देश की सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, कल के दिन पीओके किसी और का पार्ट है, लेकिन अगर वो कल के दिन इंडिया उसको एक्वायर कर सकता है, तो वहाँ पर जिस हिसाब से नियंत्रण करना है, या उसको यूटी बनाना है कि स्टेट बनाना है, या उस पर किस प्रकार का नियंत्रण करना है, वहाँ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, वो सब चीज़ें भारत निर्णय कर सकता है। वो ना चाइना से पूछेगा ना पाकिस्तान से पूछेगा। याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि संप्रभुता का मतलब होता है कि आप अपना निर्णय खुद कर सकते हैं। इसमें किसी की भी नहीं चलेगी। किसकी, किन लोगों की चलेगी? भारत के लोगों की चलेगी, या भारतीय संविधान की चलेगी, जो कि भारत के लोगों से ही मिलकर बना हुआ है। समाजवादी का मतलब वो ऐसे दो चीज़ें होती हैं। समाजवादी का मतलब होता है कि एक समाजवाद दो तरीके का था। एक था भारत का समाजवाद, एक था साम्यवादी समाजवाद। भारत के समाजवाद में है क्या है, गरीबी है, इन चीज़ों को ख़त्म करना है, बुढ़ापा है, इन चीज़ों को कम करना है, लोगों को स्वतंत्रता देना है, अधिकार देना है, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। इस हिसाब का भारत में समाजवादी है। आइए देख लेते हैं समाजवादी का मतलब क्या इसमें दिया गया है। भारत में क्या संविधान में समाजवादी शब्द पहले से नहीं था? बिल्कुल भी था दोस्तों। याद रखना, नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य को, यह नीति निर्देशक तत्व का सिर्फ एक शब्द में मतलब यह होता है कि राज्य को यह चीज़ें कानून बनाने में या भारत के लोगों के विकास में ऐसी चीज़ें लागू करना, यह उसकी प्राथमिकता है, यह उसकी प्राथमिकता है और वह उसको ऐसा काम करना चाहिए। नीति निर्देशक और समाजवादी लक्षण मौजूद थे, बिल्कुल भी थे। जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया, पहले से ही थी, कुछ चीज़ें जोड़ दिया गया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। इसका मतलब यह होता है कि सभी संसाधनों का राज्य का नियंत्रण होता है। जबकि भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं, रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है, जो भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से दोनों काम कर रही हैं। तो भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी उपेक्षा, मतलब गरीबी को कम करना है, किसी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, बीमारी को कम करना है, सबको अवसर देना है, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो।
अवसर की असमानता को समाप्त करना है, मतलब ए पर्सन चाहे तो आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है या एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है या आरपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है, और उसको इस हिसाब से उसका डेवलपमेंट करना है कि वह उसके लायक बन सके। यह समाजवाद, भारतीय समाजवाद का मतलब इतना बड़ा है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवाद समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। इसका मतलब यह है कि भारतीय समाजवाद में वह सब बातें शामिल हैं जो गांधी जी सोचा करते थे कि छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करना है, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यह सब बातें भारतीय संविधान में बिल्कुल भी जोड़ी गई हैं। क्या भारतीय समाजवाद कभी भी प्रभावित नहीं हुआ? बिल्कुल, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारतीय समाजवाद प्रभावित नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। जैसे उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, वो 1991 में हुआ। उदारीकरण का मतलब यह होता है कि सरकार का अब नियंत्रण कम है। मतलब एग्जाम्पल के लिए इंडिया के अंदर अगर आप बैंक खोलना चाहते हैं तो ऑन टेप लाइसेंसिंग है, मतलब आप जब आ जाएंगे तब आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपना बैंक खोल सकते हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर का आदमी हो, चाहे भारत का कोई या भारत के बाहर का कोई कारपोरेट खोलना चाहता हो। निजीकरण है, मतलब सरकार बहुत सारे कंपनियों का निजीकरण कर रही है, जिसमें सरकार का शेयर 50% से कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए ओएनजीसी का शेयर अगर सरकार का, उसमें हिस्सेदारी 90% है, अगर उसका हिस्सेदारी करके 50% कर देता है तो इसका मतलब वह क्या हो गया? निजीकरण हो गया। वैश्वीकरण का मतलब होता है इंडिया का सामान पूरे दुनिया में सब देशों के अंदर बिक रहा है। मतलब मान लो यहाँ से इंडिया के अंदर से बाहर जा रहा है, चाइना जा रहा है, जापान जा रहा है और वहाँ का सामान आ रहा है, तो क्या हुआ है? वैश्वीकरण हुआ है। इससे क्या हुआ? प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। कहीं ना कहीं भारतीय समाजवाद थोड़ा इससे प्रभावित हुआ है, और वो जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम चल रही थी या विकास चल रहा था, वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, यानी कमज़ोर हुई हैं। क्योंकि निजी क्षेत्र उतना ज़्यादा, सरकार ध्यान देती है गरीब लोगों पर, निजी क्षेत्र केवल प्रॉफिट पर ध्यान देता है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि भारतीय समाजवाद कभी भी प्रभावित नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है, आपको ये बात याद रखनी है। भारतीय संविधान में क्या है? धर्मनिरपेक्षता की कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि अब पहले से ही था वो तो धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है 42nd अमेंडमेंट में 1976 में इसको जोड़ा गया, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, राज्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं तो इन्हीं लोगों का प्रोटेक्शन करता हूँ, या केवल इस धर्म को मैं मानता हूँ और इस धर्म को ही बढ़ावा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। राज्य भारत में सभी धर्मों को बढ़ावा देता है और सभी धर्मों के लिए स्कूल कॉलेज खोलता है, सभी धर्म के लोग वहाँ पे प्रवेश करते हैं, और धर्मनिरपेक्षता भारत में सभी के लिए समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, और यह भारत में धर्मनिरपेक्षता पहले से ही था। लेकिन इसको एक बार संशोधन करके इसमें लिखा गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा था प्रस्तावना में कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास की स्वतंत्रता, यह क्या है? एक धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। वो ऐसा जोड़ना भी चाहते थे, लेकिन एक्चुअली में भारतीय संविधान में ये बात लिख दिया गया 42nd अमेंडमेंट के बाद। दोस्तों, अब आगे आते हैं, अपन लोकतांत्रिक के ऊपर आ रहे हैं। अगर लोकतांत्रिक का मतलब यह होता है कि भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर यहाँ पर जो सरकार बनती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है, और उसमें कहीं ना कहीं लोग ही निर्णय ले रहे होते हैं। तो ऐसा लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, तो सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में, आप लोगों के हाथ में, हमारे हाथ में। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पे जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय ले रही होती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और जहाँ पर कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय हो रहे थे। भारत में क्या ऐसा कभी कोई है? तो बिल्कुल भी है। ग्राम पंचायत नहीं है दोस्तों, ग्राम पंचायत नहीं है दोस्तों। ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत में सरपंच निर्णय ले रहा होता है। लेकिन ग्राम सभा में जब मीटिंग होती है, उसमें जो उस गांव के सभी लोग होते हैं और वो लोग निर्णय ले रहे होते हैं, मतलब बैठ के निर्णय ले रहे होते हैं डायरेक्टली कि गांव के अंदर नल लगना चाहिए, कि पानी लगना चाहिए, कौन रोड सड़क बनाना है कि नहीं बनाना है, तालाब खुदवाना है कि नहीं खुदवाना है। यह क्या है? वो क्या है? ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बढ़िया एग्जाम्पल है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देख लेते हैं, यह कितने प्रकार का हो सकता है, जैसे कि परिप्रेक्ष्य हो सकता है, इनिशिएटिव हो सकता है, प्रत्याशा बोला सकते हैं, रिकाल। और इसका परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि लोगों से पूछा जाता है, रेफरेंडम कराया जाता है, लोगों से विचार मांगा जाता है कि आप अपने अपने विचार बताइए। पहल में इनिशिएटिव में क्या होता है, आप इनिशिएटिव कर सकते हैं, मतलब शुरुआत कर सकते हैं, किसी आदमी को बुला सकते हैं, मतलब कि आप पहले से ही कोई कानून कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं कि भारत में ऐसा कानून होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे दिशा का अभी आंध्र प्रदेश में जो ये हुआ था, मतलब उस लड़की के साथ जो रेप हुआ, गैंगरेप हुआ और उसको जला दिया गया, तो जनता ऐसा कर सकती थी कि खुद ही बोल देती कि एक नया इनिशिएटिव कर सकती कि इस प्रकार की जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए और हम खुद ही ऐसा कानून बना लेते हैं, ऐसा काम कर सकती थी। प्रत्याशा मतलब होता है प्रत्याशी अगर ढंग का काम नहीं कर रहा है तो उसको बुला लो, जनमत संग्रह करा सकते थे, यानी पूछ सकते थे। क्या भारत में कभी जनमत संग्रह हुआ है? तो आपसे अगर ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो देश आज़ादी के पहले भी हुआ है, जूनागढ़ आप बढ़िया एग्जाम्पल है, और आज़ादी के बाद आप सिक्किम देख सकते हैं हुआ है। तो मतलब भारत में जनमत संग्रह तो हुआ है, जनता क्या मत जाना गया है। और यहाँ पर वोटिंग होता है और जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है जनता वोट करती है, और इसके बाद क्या निर्णय जनता के हिसाब से निर्णय सरकार करती है कि आगे क्या करना है। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। कौन सा वाला? जो जिसमें सरकार होती है, जिसमें अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें चुनाव के बाद जो आपके प्रतिनिधि होते हैं वो निर्णय ले रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, विधानसभा हो गया, वो कहीं ना कहीं चुने हुए सदस्य होते हैं और वो हमारे लिए कानून बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए संसदीय बताए, राष्ट्रपति के अधीन जितनी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। यह क्या है? संसदीय लोकतंत्र है, जो पहले बता रहा था ना, संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, ये एक संसद हो रहा होता है, यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है, यहाँ पे 2-3 सभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है। जैसे विधानमंडल हो गया तो यहाँ पर एक राज्य के अंदर, और संसद के अंदर तो सभी राज्य के अंदर या सभी भारत के सभी राज्य के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, मंत्री वगैरह। तो आप देख सकते हैं जब ये मीटिंग कर रहे होते हैं तो जो कार्यपालिका अगर कानून बना देती है कि इस गांव में पानी जाना चाहिए, इस गांव में बिजली देना है, इतना करना चाहिए, लेकिन ऐसा विधेयक कार्यपालिका नहीं कर सकते, ऐसा प्रधानमंत्री या मोदी नहीं कर सकते। वह क्या करेंगे, एक बिल लाएंगे, इसके बाद वो बिल में इन लोगों से पूछा जाएगा, मतलब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो लोग कहेंगे कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, तभी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायिका ही फाइनली निर्णय लेती है, हमारे सदस्य निर्णय लेते हैं। और ऐसा कार्यपालिका, क्योंकि हम लोग विधायिका को चुनते हैं, विधायिका फाइनली हमारे लिए निर्णय लेती है, वो हमारे सारे प्रतिनिधि ही निर्णय ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि का निर्णय लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा अगर यहाँ पे अगर ये लोग किसी प्रकार का वोटिंग में कमज़ोर हो जाता है, या जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, उसमें अगर कमज़ोर हो गया, वोटिंग फ्लो टेस्ट में हार गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तो सरकार गिर जाएगी। इसी कारण बस ऐसा कहा जाता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति पूर्णतः जवाबदेह है, 100%। तो आप ऐसा अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, कौन होती है? मंत्रिपरिषद। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, भारत में कानून ही प्रमुख है। क्यों है कानून प्रमुख? क्योंकि कानून ही लागू किया जाता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा कानून भारत में बनना चाहिए, कौन सा कानून नहीं बनना चाहिए, और कौन सा कानून बनने लायक है कि नहीं है। अगर एक बार कानून बना दिया गया और वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसको नल एंड वाइड किया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भेदभाव है, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सब क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएँ हैं। क्यों है? क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनाव होता है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े शब्द में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक, आर्थिक सब आधार पर लोकतंत्र है। मतलब आप किसी ऑफिस में जा सकते हैं, आप चाहे जिस समाज के हों या आपका जैसी भी स्थिति हो, आप गरीब हो अमीर हो, आप फिर भी वहाँ पर जा सकते हैं और आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र जब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। इसी कारण बस
सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ होता है स्वाधीनता, समानता, भ्रातृत्व। याद रखना दोस्तों, इसको त्रयी के रूप में इन तीनों को अलग अलग नहीं देख सकते आप। जब तक लिबर्टी नहीं रहेगी, जब तक समानता नहीं रहेगा, जब तक भाईचारा नहीं रहेगा, और यह एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यह ट्रिनिटी है, यह तीनों शब्द एक साथ होने चाहिए और कभी इनको एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यदि इनमें से एक को भी अलग किया गया तो लोकतंत्र का और चीज़ों का मतलब ही अलग हो जाएगा। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। मतलब कि यह है कि भारत का जो लोकतंत्र है वहाँ पर समाज में चाहे जैसे लोग रहते हों, पिछड़े हों या गरीब हों, अमीर हों, आर्थिक आधार पर कुछ भी हो, या राजनीतिक उनकी स्थिति कुछ भी हो, सरपंच भी नहीं है, फिर भी वो निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं और वो भारत के लिए कानून बनाने में कहीं ना कहीं वोट देने का काम करते हैं। यह क्या है? एक प्रकार का लोकतंत्र है। तो दोस्तों आगे आते हैं और अपन आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। गणतंत्र क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वहाँ पर आपको याद ये रखना है ये क्या है? ट्रिनिटी है। तो भारतीय संविधान में ऐसी 3 चीज़ें कौन सी जिसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है? वो क्या है? वो यही चीज़ें हैं। क्या है? स्वाधीनता है, समानता है, भ्रातृत्व है। आपको अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो। गणतंत्र में क्या होता है? एक लोकतंत्र है भारत, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है राजशाही, दूसरा है गणतंत्र। राजशाही में क्या होता है? राजा होता है और जो कि क्या होता है? बिना चुनाव के बनता है, वो तो वंशज के आधार पर चल रहा होता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है? जो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे कि राष्ट्रपति है, वो राज्य के प्रमुख हैं। वो क्या होते हैं? या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष। लेकिन भारत में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव हमारे जो विधायिका होते हैं वो करती है, राज्य के जो विधानमंडल है वो सदस्य करते हैं। इसके बाद वो लोग करते हैं, हम लोग उसको चुनते हैं और वो लोग हमारे निर्णय, मतलब ये कोई पर्सन हो गया, ये मुख्यमंत्री को चुनता है और फिर मुख्यमंत्री कहीं न जा कर के इनको राष्ट्रपति को चुनता है। तो हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे लेकिन हमारे प्रतिनिधि, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष। तो भारत में गणतंत्र किस हिसाब का है? तो अप्रत्यक्ष है। लेकिन क्या केवल अप्रत्यक्ष हो सकता है? नहीं, प्रत्यक्ष हो सकता है। बहुत सारे देश में जनता ही चुनती है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए में आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है? जनता ही चुनती है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या करती है? जनता करती है। क्या करती है? जनता करती है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? जनता नहीं करती है। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है भारत का प्रमुख। भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। जो कैसे आता है? चुनाव के जरिए में। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष होता है। आपको समझा दिया गया अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है। बिल्कुल। गणतंत्र के और भी, गणतंत्र में 2 और बातें शामिल है। पहला है कि राजनीतिक संप्रभुता है। ऐसा नहीं होता है कि राजा के हाथ में होती है या राष्ट्रपति के पास सारी पावर है, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं जनता ही पावर ले रही है। जनता चुन रही है अपने प्रतिनिधि को, उसके प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो एक्चुअली में राजनीतिक संप्रभुता किसके पास है? जनता के पास है। इसलिए पहला इसका मतलब यह होता है कि जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो जनता के हाथ में होती है। और दूसरा कि यह किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, मतलब भारतीय संविधान में वैसे विशेषाधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है, कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो। हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर भेदभाव के प्रत्येक नागरिक खुला होगा। इसका मतलब यही होता है कि किसी भी विशेषाधिकार, मतलब कि जाति, धर्म, लिंग, जन, वंश आदि आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए कार्यालय खुले रहेंगे। तो आपसे अगर कभी ऐसा गणतंत्र में क्वेश्चन पूछा जाए कि गणतंत्र में कौन कौन सी बातें शामिल है, और उसमें ऐसा पूछा जाए कि भारत में जो राजनीतिक संप्रभुता होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, तो यह रॉन्ग स्टेटमेंट होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग चुन रहे हैं यार, हमारे हाथ में है। और विशेषाधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अगर पूछा जाए कि विशेषाधिकार, किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार भारत में नहीं दिया गया है। बिल्कुल, हर सार्वजनिक कार्यालय में आप चाहे तो जा सकते हैं, आप वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं। लेकिन आपको दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, और आप अपना कमेंट और सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों याद रखना, प्रस्तावना पहले किया गया है। प्रस्तावना कोई नॉन जस्टिफिएबल नेचर है, मतलब गैर प्राकृतिक है। मतलब इसको न्याय
अगर ये इस हिसाब से अगर नहीं लागू होता है या नहीं लागू किया जाता है तो आप इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कभी स्टेटमेंट आए कि प्रस्तावना के उल्लंघन के आधार पर कानून को सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक करार दे सकती है, तो यह स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रस्तावना अंतिम में जोड़ा गया है। प्रस्तावना में यही बातें लिखी गई कि ऐसा संविधान में है, ऐसी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में है, लेकिन प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, मतलब इसमें बिल्कुल भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हो ही ना। तो आपको यह सब बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आगे इसका जो भी टॉपिक है वो पढ़ाने की बिल्कुल भी कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अच्छे से तैयारी करिए और यूपीएससी का प्रिपरेशन करिए और हमेशा याद रखिए कि क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्या क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है।